नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े और जैसा कि हमने कहा था कि हम हैं इस माया नगरी मुंबई में। मुंबई कहो, बम्बई कहो, बॉम्बे कहो, बहुत सारे नाम हैं। ये वो शहर है जिसने शिवसेना को पहचान दी। ये वो शहर है जहाँ शिवसेना का जन्म हुआ। ये वो शहर है, वो तय करेगा उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है या एकनाथ शिंदे वापस आते हैं। बहुत जटिल शहर है ये। गुजराती वर्सेस मराठी, ये जो अस्मिता की लड़ाई है वो भी इसी शहर से है, क्योंकि मुंबई के झगड़े में ही 107 लोगों की शहादत देकर ये मुंबई महाराष्ट्र ने अपने कब्जे में ली थी। कुल मिलाकर मुंबई का राजनीतिक वातावरण क्या कह रहा है, मुंबई में कितनी सीटें हैं, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पांडुरंग म्हस्के साहब हैं। उनका बहुत एक्सपीरियंस है अंग्रेजी मराठी दोनों पत्रकारिता में, और मुंबई की नब्ज वो जानते हैं। मस्की जी, आपका स्वागत लॉन्चर पर। क्या लगता है मुंबई मुंबई क्या कहेगी इस बार, या मुंबई का भाई कौन? मुंबई का भाई आज तो नहीं बता सकते कौन होगा। आज जो वेव्स दिख रही है हाँ, वो तो महायुति की दिख रही है, हाँ, मगर बोट में कितना ट्रांसफर होता है। ये जो वेव है, हाँ। ये वेव ऐसी हवा की वेव रहेगी या वोट में ट्रांसफर होगी, ये तो 20 तारीख को ही पता चलेगा। मतलब आज जो दिख रहा है, हम्म, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट जो जितना एग्रेसिवली उनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, हम्म, उनके जो स्कीम्स वो पहुंचा रही है, हम्म। तो उसका थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा ही। होगा ही। अगर आप वेव की तरफ मैं जाओगे, आपका कहना है कि लाभार्थी नाम का एक वोट बैंक वोट तैयार हो बैंक चुका हो है। चुका है, ऑलरेडी अच्छा, हो चुका है, और वो मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र में में हो हो चुका चुका है। है। वो कितना असर करता है उसके ऊपर महायुति का भविष्य अभी ये डिपेंड डिपेंड होगा। ये सिर्फ लाभार्थियों का वोट बैंक है, या महायुति के बीच में जो तीन घटक दल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी, क्या इनका आपस में वोट ट्रांसफर होगा? इनका वोट आपस में ट्रांसफर होना अगर होता तो ये लोकसभा में हमें दिख जाता। तो मुझे लगता नहीं है उनका वोट ट्रांसफर हो रहा है। रही बात ये अभी वोट बैंक किसके साथ जाएगी, तो मतलब महाराष्ट्र में आप पूरे देखोगे तो ये वोट बैंक एक तो जा रही है शिवसेना शिंदे गुट के साथ जा रही है, या तो फिर अजित पवार गट को उसका फायदा होते दिख रहा है। हम्म, मतलब जिस तरह से उनका कैंपेन हुआ है, मतलब बीजेपी को ये स्कीम का उतना फायदा होते हुए आज तो दिख नहीं रहा दिख है। नहीं रहा। वो दिखेगा, अगर होता होगा तो वोट मतलब वोट के दिन दिखेगा। ये जो पार्टी टूटने की जो सिंपैथी थी, शरद पवार जी को भी थी, उद्धव ठाकरे को भी थी, क्या विधानसभा में इसकी कुछ झलक दिखती है आपको? विधानसभा में पार्टी टूटने की जो तीव्रता थी जो पहले, हम्म, वो सबसे ज्यादा थी मुंबई के। आप हम अभी मुंबई की बात कर रहे हो तो हम्म। मुंबई के लिए वो उद्धव ठाकरे के लिए वो बहुत ज्यादा थी, सिंपैथी। सिंपैथी थी। और जो उद्धव ठाकरे ने शुरुआत में जो विक्टिमाइज कार्ड खेला था, हाँ। जो विक्टिम कार्ड खेला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत चल रहा था। बट कुछ दिनों के बाद वो जो उनका विक्टिम कार्ड है वो डाइल्यूट होता गया। डायरेक्ट। तो वो जो इशू जिंदा रखना होता है, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे कहीं तो कम पड़ गए। हम पड़ गए। और वो कम पड़े ये भी है, और दूसरा ये दूसरी बात ये है कि एकनाथ शिंदे, उनका परफॉर्मेंस उसमें अच्छा रहा। हम्म, उन्होंने उनके ऊपर जो गद्दार गद्दार करके जो नैरेटिव शिवसेना का पहले से, मतलब हम कॉलेज में थे तो हमने भुजबल साहब का देखा था, हम्म। तो उनको लखोबा लोखंडे नाम से बाला फेमस साहब कर दिया ठाकरे ने फेमस कर दिया था। मतलब वो जो नैरेटिव शिवसेना का वो स्टाइल है कि एक आदमी को ये नाम से जानना है तो वो नाम, तो भुजबल मुंबई से जीत नहीं पाए, वह इनको यहाँ से नासिक नासिक ही जाना बजाना पड़ा। पड़ा। मगर ये गद्दार का जो स्टैंप है वो उसमें एकनाथ शिंदे सक्सेस हो गए कि वो उन्होंने उसको पोच डाला। पोंछ डाला। तो ये भी एक बात है उसमें। दूसरी बात, क्या बाला साहब ठाकरे का अभी भी इम्पैक्ट उतना है उनके नाम का? बाला साहब ठाकरे का इम्पैक्ट है, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले जो शिव सैनिक थे, हम्म। उनका भी एज ग्रुप वो उतना वो नहीं रहा कि जो इफेक्टिव नहीं जो है, जिसको फुट सोल्जर कहते हैं हम, वो नहीं कि रहा। जो रास्ते पे उतर के हाँ, लड़ने अभी वाले लोग, वो नहीं उनके है। जो उनका जो बाला साहब ठाकरे को मानने वाले जो थे, हम्म, वो अभी 50+ हो गए। तो उनके घर में अभी वैल्यू उतने सुनने वाले कोई नहीं रहे।
उनका बेटा, उनका पोता है, जो भी है, आगे की पीढ़ी है, वो अपने विचार से चलती है, वो उनके विचार से नहीं चलेगी। तो वो एक इम्पैक्ट है। उसके बाद लोकल इश्यूज पे, लोकल नेता के ऊपर जो भी चल रहा है, वही हिसाब से मुंबई में बड़ी दो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई है, क्योंकि दो युवराज चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, एक उद्धव ठाकरे के बेटे और एक राज ठाकरे के बेटे माहिम से। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या लगता है? जो उनको पहले युवराज कहना है, हम अपने फ्यूडल मेंटेलिटी का हम नहीं सबूत देते नहीं, इसलिए देखिए, हम कहने ना कहने से होते नहीं, लेकिन है तो युवराज टाइप ही है, हैं। क्योंकि जिस हिसाब से वो जनता के सामने पेश होते हैं, और जिन हिसाब से, तो कोई ऐसा तो नहीं कि राज ठाकरे की पार्टी में हाँ, और कोई सक्षम कार्यकर्ता नहीं था, या उद्धव जी के पास सक्षम कार्यकर्ता नहीं था। यदि इन दोनों लड़कों को देखा जाए तो इनका यूएसपी क्या है कि जो एमएलए का चुनाव लड़े, सिर्फ इसलिए कि वो एक घराने से आते हैं। और जब घराने से कोई आता है तो फिर वो, हम फिडल मेंटेलिटी नहीं, लेकिन वो फिडलिज्म लाते हैं। लात है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं कह रहा उसमें था। भी दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट करता हूँ हाँ मैं। आदित्य ठाकरे जो है, हाँ। वो एक दिन में पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम्म, उन्होंने बहुत पहले से युवा सेना, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है, वहाँ पे विद्यार्थी सेना जो थी उनको कन्वर्ट करके युवा सेना करके जो करना था, पॉलिटिक्स में जाना था। उसके पहले बीएमसी, मतलब मुंबई महापालिका लेवल पे उन्होंने काम किया था। काम किया था। लोगों के इश्यूज लेके जाओ, कमिश्नर को मिलो, कमिश्नर से काम करो, उनके जो कॉरपोरेटर्स थे उनको पीछे लगो, ये काम करो, ये सब उन्होंने किया था और उनको सिस्टमेटिकली ग्रूम किया था। आदित्य ठाकरे एक दिन में नहीं आए। वो बात अमित ठाकरे के साथ हुई नहीं, वो वो हुई नहीं, या पर्पजली की नहीं, या टाइम मिला नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा है। मगर उनको भी इतना टाइम था कि अमित ठाकरे को एक अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली से, सिस्टम में आ हाँ, सकता था वो। तो वो उनका परफॉर्मेंस शायद अच्छा हो सकता था, मगर वो हुआ नहीं। अभी क्या लगता है माहिम में आपको? अभी मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अमित ठाकरे का जो, मतलब वो जो उनका चयन है, हम्म वही गलत है। हम्म, क्योंकि माहिम में मन से आज भी जीत सकती थी अगर वर्ली में जो संदीप देशपांडे है वो अगर होता वर्ली तो में माहिम से लड़ते थे। लगता। मगर क्या है, ईगो होगा, क्या होगा पता नहीं है कि संदीप देशपांडे स्ट्रांग कैंडिडेट है ही वो, हाँ। तो उनको वर्ली से चुनाव, जहाँ उनका क्षेत्र नहीं है, हम्म, और यहाँ पे ये अपने बेटे को मतलब लेकिन बीजेपी ने उनको साथ दिया, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बीजेपी अमित ठाकरे को साथ कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे शिंदे का कैंडिडेट खड़ा है। कैंडिडेट खड़ा है, तो वो महायुति का जो उनका लेकिन वो धर्म है। कैंडिडेट का जाना आना काफी आखिर तक बड़ा डवाडोल स्थिति हो रही थी उनकी। डामाडोल नहीं, वो थे शिंदे के साथ ही थे पहले से, हम्म, जैसे नहीं नहीं, उम्मीदवार शिंदे के साथ थे, लेकिन उनको लड़ाया जाएगा नहीं लड़ाया जाएगा, हाँ, या उनको बीजेपी ने भी प्रेशराइज किया था कि आप पीछे आ जाओ। तो वो एक कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता है कि सीरियसली लड़ भी नहीं रहे, लड़ भी रहे, तो क्लियरिटी नहीं होती है, कंफ्यूजन ज्यादा बना रहता है। अभी पर्टिकुलर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थिति ऐसी है हम्म, कि अगर वहां पे दूसरा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता और हम्म, स्ट्रांग होता, जो पब्लिक से कनेक्ट है, तो वो चुन के आ सकता आ था। सकते हैं। क्योंकि वहां पे वोट डिवीजन बहुत होने वाला है। शिंदे सेना है, उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है, मनसे का कैंडिडेट, उनकी कोर वोट बैंक जो है वो मराठी है, और ये तीनों उसी वोट बैंक पे जी रहे जी हैं। रहे, तो वो डिवीजन तो होना ही है। तो जो बची हुई वोट बैंक है वो किसको फायदा होना था, ये अगर पहले से स्ट्रैटेजी करते तो तीसरा कैंडिडेट वहां पे आराम से चुन के आता चुन था। के आता था। और दूसरी अपनी वर्ली वाली जो सीट है वर्ली आदित्य की। वाली मुझे लगता नहीं है वर्ली, क्योंकि वर्ली में तो वैसे हार्डकोर शिवसैनिक है। हम्म, दूसरी बात यहाँ वहां पे है कि वहां पे दलित वोट बहुत है वर्ली में, हम्म, तो वो अभी महाविकास आघाड़ी के साथ है, तो वो आदित्य के साथ ही जाएंगे। जाएंगे। तो आदित्य का गिरना मुझे इतना आसान नहीं लगता है। लेकिन वहां पे जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे ने अपना उम्मीदवार उतारा राज्यसभा का सदस्य, हाँ, तो क्या लगता है, क्योंकि वो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही है। हाँ, मगर उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका वर्ली में कांटेक्ट भी अच्छा है, मतलब मिलिंद देवरा का। हम्म, मिलिंद देवरा जब कांग्रेस के एमपी थे तो उन्होंने मुस्लिम लोगों के साथ, उनके पिताजी भी लगातार उसी हाँ, हाँ, क्षेत्र से रहे। जो, हाँ, तो नहीं, उनके पिताजी जब थे तब वो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां तक नहीं थी। नहीं थी, अच्छा, वर्ली तब पार्ट वर्ली नहीं था। तक अभी डिलिमिटेशन में वर्ली तक वर्ली आ तक गए साउथ मुंबई। तो मगर उनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे थे, थी। पार्टी में थे, उनका पार्टी में थोड़ा वजन भी अच्छा था उनके पिताजी से लेके उनको, तो
उनके लोग अच्छे हैं, मगर वो छोड़ के गए तो उनके साथ अभी कांग्रेस वाले भी नहीं आएंगे, जो उनके पुराने लोग हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उतना वर्कआउट होगा उनका वहां पे। कितनी सीटें हैं टोटल मुंबई में विधानसभा की? मुंबई में 36। 36। 36। क्या डिवीजन देखते हैं आप 36 में, मोटे मोटे तौर पे? 36 में महाविकास आघाड़ी मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम सीट पे। तो महाविकास आघाड़ी में मैक्सिमम तो शिवसेना लड़ रही शायद यहाँ पे, हाँ, तो उनको एक एज रहेगा। एज रहेगा, शिवसेना को एज रहेगा। सेकंड नंबर पे कांग्रेस रहेगी। अच्छा। अब राष्ट्रवादी का तो एक 2-3 जगह पे ही है। राष्ट्रवादी की सीट लग सकती है, जो उन्होंने घाटकोपर से जो राखी यादव जातू के लिए है। वो लड़ रही है। क्योंकि बेसिकली कांग्रेस की ज्यादा सीट भी आ सकते थे, मगर कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए कि जो लोग पब्लिक को मालूम नहीं। वो कांग्रेस ने उस मामले में तो पूरे देश में हम देख रहे हैं, कांग्रेस ने मुझे लगता है पीएचडी की हुई है। हाँ, जीती हुई बाजी हारने की। वैसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर नहीं, में अब किया। 2014 में हाँ। अब मुंबई का अगर देखोगे, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने बीजेपी ने मैक्सिमम नगर सेवक जो थे यहाँ पे ना, उनको एमएलए बनाया। उसके पीछे का कारण यह है कि एमएलए हर दिन लोगों के टच में रहता है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, अभी कांग्रेस में ये सब चीज लोगों को समझ में आती है, लेकिन दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो ज्यादातर बीजेपी के स्लीपर सेल है। तो वो आपने हरियाणा देखा होगा। हाँ, हरियाणा तो मेरे लाइफ का ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा कि जहाँ प्रधानमंत्री के रैली में 8,000 लोग नहीं पहुंचते, जहाँ उम्मीदवारों को गांव नहीं दिया जाता, जहाँ कैबिनेट के 11 में से 9 मंत्री हारते, विधानसभा का स्पीकर हारता है, प्रदेश का अध्यक्ष हारता है बीजेपी का, फिर भी बीजेपी सत्ता में है। तो ये ऐसे चुनाव जो है, मशीनों का लोग रोते हैं, लेकिन मेरा भी मानना है, मैंने इतने चुनाव देखे, मशीनों का एक परसेंटेज हो सकता है। हाँ, सारे के सारे सीटों पे मशीनें नहीं हो सकती है। 1-2 सीटें लोकसभा में भी 19 के कम से कम जो डीआरए की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 79 सीट्स ऐसी थी जहाँ मशीनों का गड़बड़ थी, लेकिन 700 सीटों में से 79 सीट 10% है, बाकी जगह तो आप लड़ सकते हैं। मशीनों का खेल होने के बाद भी कांग्रेस को 37 मिली है। हाँ, जो 17 कांग्रेस ने सीटें बेची गिफ्ट में दी, यदि वो होती तो 52 होती और वहां सत्ता में आती। तो वो फर्क हमें विदर्भ में भी दिखा। विदर्भ में भी बहुत सारी सीटें जो है अच्छी खासी जीतने वाली सीटें इन्होंने नहीं। और दूसरा कैसा ना कि एक बार एक आदमी के आप टेस्ट ले चुके हो, लास्ट इलेक्शन में आप लगातार 2 इलेक्शन हार चुके हो, तो आपको तीसरी बार देना क्यों है? नहीं, विदर्भ में 6 बार हारने वाले को भी दिया। कभी तो चेंज करो ना। तो वो हार रहा है, मतलब लोगों को नहीं चाहिए ना। आपके ये जो यादव, मोहन यादव जो लड़ रहा है, वो लगातार दूसरी बार हारा है। हाँ, मतलब पहले भी हारा है। ये सायन में जो सायन में, हाँ। और वहां पे सायन ऐसी जगह है जहाँ 8 गुरुद्वारे हैं। हाँ, करीब करीब 30,000 वोट है वहां सरदारों का। सरदार है, सिंधी है। सपरा को दे देते, हाँ, तो सिंधी सरदार, ये जो पाकिस्तानी माइग्रेंट है, वो यकीनन उसके साथ जाते हैं। लेकिन फिर पता पड़ा कि दिल्ली से ही आया है कि नहीं भाई, मोहन यादव ही लड़ेंगे, क्योंकि गणेश यादव वो दक्षिण भारतीय वोट का चक्कर है। तो लेकिन नहीं, उनको दक्षिण भारतीय वोट अगर लेने होते तो रवि राजा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। हाँ, वहां पे वो लगातार 35 साल से वो नगर सेवक है, उसका लोगों के साथ रोज का आना जाना है, रोज का उठना बैठना है। आखिर वो अभी बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने, उनको टिकट नहीं दिया, उनको हर साल टिकट नहीं दिया। उसका कारण सिर्फ प्रदेश कांग्रेस में उनका, मुंबई कांग्रेस में जो विसंवाद है नेताओं के साथ, बस उसका उतना ही कारण है। उसकी वजह से उनको टिकट हर साल विसंवाद नहीं होता। क्या है, अक्सर जो लोग काम करते हैं उनको लगता है कि हम लोगों के बीच में काम करते हैं तो हमारा नेता हमको देखता है, तो वो गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब गणेश परिक्रमा ही सब कुछ होने लगा है, और सभी राजनीतिक दलों में हो गया। बीजेपी में भी मैंने देखा कि जो रूट पे लड़ने वाले लोग हैं कि उनको और पैराट्रूपर्स आ जाते हैं। लेकिन इन 36 सीटों में मोटे मोटे तौर पे यदि आप उसको आंकड़े में डिवाइड करिए तो 36 में से कितना आपको महाविकास को लगता है और कितना महायुति को लगता है? एक मोटे तौर पे 20-22 तक तो महाविकास आघाड़ी आ जाएगी, और बाकी बचे हुए महायुति आ जाएगी। कोर इश्यूज, क्योंकि लोकल मुंबई के भी अपने इश्यूज है, क्या आपको लगता है कि चुनाव में इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं? चुनाव में तो एक तो आज हम जो उम्मीदवार देख रहे हैं, जैसे आपने युवराज होगा कहा, इन्होंने ना कभी गरीबी देखी है ना गरीब देखा है, मगर इलेक्शन लड़ना है गरीब के नाम पे ही लड़ना है। तो ये जो इलेक्शन का जो फैक्टर है वही सभी इलेक्शन से मिस हो रहा है।
अभी क्या चल रहा है कि इन्होंने इनको ये कहा, अब आप भाषण देखो, कोई नेता विकास की बात नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे, मतलब मुंबई के लिए क्या क्या करेंगे वो नहीं बता रहे। मुंबई में ट्रैफिक बढ़ रहा है, मुंबई में अभी नए नए बिल्डिंगें आ रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लोड आएगा, वाटर सप्लाई कहाँ से होगा, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। महापालिका का इलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है। यहाँ पे लोग, किसी के पास जाना किसके पास है हमारी समस्या लेके, हर टाइम पे हम एमपी और एमएलए के पास नहीं जाते, उसके लिए नगर सेवक होते हैं, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। सब बोल रहे हैं जात धर्म, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और फिर सामने वाली पार्टी से दूसरा नैरेटिव आता है। यही चल रहा है, विकास कौन देख रहा है हमें, हमारे हमारे हर दिन के लिए हमें क्या चाहिए वो कौन पूछ रहा है, उसके बारे में कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। सही कहा मस्ती साहब आपने कि हमारे इश्यूज तो कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन इसको जनता को देखना चाहिए। जनता ही सबक सिखाती है नेताओं को। यदि जनता इसी में रहेगी कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, उनको डर है कि ये बटेंगे तो हम हटेंगे, सवाल है। कोई कहता है कि एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, कोई कहता है एक ही ये बोल रहा है वो फेक है। हाँ, तो ऐसे कई नरेशन हैं। कुल मिलाकर किसान, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पीने का पानी, बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है। मैं मुंबई में एंट्री करता हूँ और मुझे नरीमन पॉइंट पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लगते हैं। उसमें मैं जबकि एक आज आप देखोगे तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप एयरपोर्ट से आओ, कोस्टल रोड ले लो, साउथ मुंबई में आ जाओ, अटल सेतु ले लो, पनवेल से आप यहाँ पे आ जाओ, पुणे पनवेल या कहाँ से भी, ईस्टर्न एक्सप्रेस, ईस्टर्न फ्रीवे ले लो, आप झटक से साउथ मुंबई में आ जाओ। आप सब लोड साउथ मुंबई में डाल रहे हो, या एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि साउथ मुंबई के लोगों के लिए ये सुविधा है, आप बीच में से कई सबब में से वो सुविधा नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते। आपको नहीं, लेकिन सब साउथ मुंबई में भी तो आने के बाद सब मर्ज यही हो रहा है। हाँ, तो फिर यहाँ मूवमेंट बहुत हेवी है। हेवी हो रहा है। यहाँ पे वहां से एक क्यों घंटे में आप पहुंच जाओ, हाँ, और यहाँ से अपने ऑफिस आते आते तो आपको आधा 2 2 घंटे घंटे लगते लगते हैं। हाँ। तो कुल मिला के ये जो मतलब हमारे यहाँ ऑर्नामेंटल हो गया है हाँ, कि हमने फ्रीवे बनाया, हमने ये लिंक सेतु बनाया, तो हमने ये बनाया, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट असेसमेंट कभी लिया है? कभी नहीं लिया। ये जब गाड़ियां, जब सारे यहाँ पे फ्लाईओवर एक तरह आते हैं, फिर ब्लॉक बॉटल नहीं हो जाता। बोटल नहीं होता है, पार्किंग कहाँ मिलेगी यहाँ पे। मैं अभी इस अपने ऑफिस में आने के लिए मुझे गाड़ी कहीं और खड़ी करनी पड़ी, और पूरा सामान उठा के, कैमरा उठा के यहाँ चल के चल आना के पड़ा, आना पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी यहाँ नहीं आ रही थी। ये वस्तुस्थिति है। बम्बई की अपने परेशानियां हैं, बम्बई का बहुत कुछ है, लेकिन अब लोगों को तय करना है। हमेशा हम चुनाव को क्यों जात पात में, क्यों उम्मीदवार में, क्यों पैसे में बांटते हैं? क्योंकि ये चुनाव में मैंने देखा, मैं भी पश्चिम महाराष्ट्र घूम के आया हूँ। मेरा मराठवाड़ा और विदर्भ का एक पहला राउंड खत्म हो गया। मुंबई में मैं पहली बार आया इलेक्शन को देखते हुए। हर जगह मैंने एक देखा, पैसा इतना बरस रहा है, पैसा चुनाव में इतना खर्चा हो रहा है, शायद इससे कॉस्टली चुनाव मैंने अभी तक महाराष्ट्र में नहीं देखा था। तो आप पैसे को देखोगे, आप अपने जो चीज़ें मिल रही है वो देखेगी, बहन अपने को मिलने वाले पैसे देखेगी, या बहन अपने बेटे को रोजगार बेरोजगार देखेगी, ये आप लोगों को तय करना है। हमारा काम वास्तविकता जो है आपके सामने लाना। मुंबई का क्या हाल है ये मस्के साहब ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े, मुंबई की बात हो, आप हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।